हम लोग करेंगे AS20 अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ये जो AS है ये आपको बताएगा कंप्यूटेशन ऑफ EPS कैसे होती है, मतलब EPS निकाला कैसे जाता है, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि इसका डिस्क्लोजर कैसे किया जाता है। आप कहोगे डिस्क्लोजर में कौन सी बड़ी बात है, EPS जो हमने कंप्यूट किया है उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया जाता होगा, डिस्क्लोज हो गया। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर EPS जो आपने कंप्यूट कर रखा है उसको एज इट इज डिस्क्लोज कर दिया तो वो एट टाइम्स मिसलीडिंग हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी के 5 लाख, कंपनी की 5 लाख अर्निंग है और कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं 1 लाख, तो कंपनी की EPS कितनी आएगी, 5 लाख की अर्निंग, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 5 रुपए। अगले साल कंपनी की अर्निंग 5 लाख की बजाय 6 लाख हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन कंपनी ने 1 लाख शेयर पे 1 लाख बोनस शेयर दे दिया है, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 2 लाख, और कंपनी की अर्निंग 6 लाख रुपए। अब आप EPS निकालिए, 6 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख आपको दिखाई देगा 3 रुपए। और हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, मतलब करंट ईयर की फिगर के साथ साथ लास्ट ईयर की फिगर दिखाई जाती है। करंट ईयर का जब हम EPS लिखेंगे 3 रुपए तो पता है बगल में हमें लास्ट ईयर की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है, और वहां पे लिखेंगे हम 5 रुपए। अगर कोई प्राइमा फेसी शेयर होल्डर बस ये देख ले पिछले साल EPS 5 रुपए थी और इस साल EPS 3 रुपए है, तो वो कंपनी के बारे में क्या सोचेगा कि कंपनी की वैल्यूज कम हो रही हैं, कंपनी की ऑपरेशनल लिमिट अब रिड्यूस हो चुकी है, कंपनी अब कम कमाती है। लेकिन हो क्या रहा है, कंपनी ने 5 लाख की बजाय 6 लाख रुपए कमाया है, वो तो एक पे एक बोनस शेयर दे दिया था, इस वजह से कंपनी की EPS क्या दिख रही है, नंबर ऑफ शेयर्स पे उनकी अर्निंग पर शेयर कम दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल कंपनी ने ग्रोथ किया है, कंपनी ने प्रॉफिट अपनी बढ़ा रखी है। लेकिन अगर प्राइमा फेसी ये डिस्क्लोजर देख ले शेयर होल्डर तो उसे क्या समझ में आ रहा है, कंपनी की अर्निंग रिड्यूस हो गई है। तो EPS आपको EPS की कंप्यूटेशन, ये AS20 आपको EPS की कंप्यूटेशन भी सिखाएगा और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि EPS को डिस्क्लोज कैसे किया जाना चाहिए। यानी AS20 हमें एक ऐसा तरीका बताएगा, अगर हम उसके तरीके से EPS को डिस्क्लोज करेंगे तो ये जो आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि पिछले साल की EPS 5 रुपए और करंट ईयर की EPS 3 रुपए, ये कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हमें दिखाई देगा अगर अर्निंग बढ़ रही होगी तो EPS बढ़ा हुआ ही हमें दिखाई भी देगा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर की कंप्यूटेशन कैसे होती है और इसकी डिस्क्लोजर के बारे में हमें AS20 क्या क्या बताता है। ठीक है, AS20 दिस इज अर्निंग पर शेयर। और ये AS हमें दो चीजें सिखाएगा, वन इज कंप्यूटेशन एंड द अदर इज डिस्क्लोजर। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक EPS, रीस्टेटेड EPS, रीस्टेटेड बेसिक EPS ही कहिए, रीस्टेटेड बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS। आप जिस EPS को अभी तक जानते हो दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, वो EPS होता है बेसिक EPS। आपने जो EPS फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देख रखी है वो EPS है आपकी बेसिक EPS। बेसिक EPS की कंप्यूटेशन कैसे होती है, बेसिक EPS कंप्यूट किया जाता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आप कैसे कंप्यूट करोगे, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड CDT ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। इसे आप लेस कर दीजिए,
This is your earning for equity shareholder. CDT stands for corporate dividend tax. इनफैक्ट इसे DDT भी बोलते हैं, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड आज शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है. मतलब शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड मिलता है तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है. उनके बदले में कंपनी ही उस पर डिविडेंड टैक्स पे कर देती है. ठीक है, तो कंपनी ने जब प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया होगा तो साथ ही साथ आज के इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, आज जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है उसके हिसाब से कंपनी अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेगी तो साथ ही साथ उसके कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स उस प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेगी. और जब इक्विटी डिविडेंड पे करती है तो पैरेलली उस इक्विटी डिविडेंड पे अगेन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करती है. तो यहां पे जो हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स घटा रहे हैं वो कौन सा घटा रहे हैं? ओनली ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड पे जितना सीडीटी बनता है वो आप हटा दीजिए तो बैलेंस इज योर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का फर्दर क्या होता है? इसमें से कुछ पैसा डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को और साथ ही साथ उस पे सीडीटी पे हो जाता है. फिर और क्या होता है उसके बाद? कुछ पैसा कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, कोई स्पेशल रिजर्व कंपनी ने क्रिएट कर रखा है उसमें डाल दिया और बैलेंस जो होता है वो पीएल का बैलेंस बन जाता है विच इज कैरिड टू अगेन बैलेंस शीट. तो इसके बाद अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के बाद इसमें से कुछ पैसा कंपनी रिटेन कर लेती है और कुछ पैसे को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. और कंपनी जब शेयर होल्डर को आज पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है तो एक खर्चा अपने आप उसके साथ चला आता है एंड दैट इज सीडीटी. तो इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के इनफेक्ट समझ लीजिए 3 हिस्से हैं. एक हिस्सा इसमें से डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर को चला जाता है, उसी डिविडेंड पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है, जो बाकी पैसा बचा वो कंपनी रिटेन कर लेती है. कंपनी जो अर्निंग को रिटेन करती है उसको कई नाम दे देती है, कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाल देती है, कुछ दूसरे रिजर्व में डाल देती है और कुछ को एज इट इज पीएल की बैलेंस की तरह बैलेंस शीट में कैरी कर लेती है. तो आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको जो अर्निंग दी हुई है वो किस स्टेज की अर्निंग दी हुई है. एट टाइम्स हो सकता है आपको जो अर्निंग दी हुई है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्या क्या घटाना है. हो सकता है क्वेश्चन ने जो सीडीटी दे रखी है वो इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों की दे रखी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या क्या डिडक्ट करना है और इक्विटी फॉर शेयर होल्डर, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक अराइव करने के लिए हमें कैसे पहुंचना है. एट टाइम्स आपसे एग्जाम में रिवर्स रिक्वायरमेंट बनती है, मतलब आपको दे देता है रिटेन्ड अर्निंग और रिटेन्ड अर्निंग से आपको अगर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक पहुंचना है तो क्या क्या करना होगा? हमें रिटेन्ड अर्निंग में जोड़ना होगा इक्विटी डिविडेंड और क्या जोड़ना होगा? हमें इक्विटी डिविडेंड पे जितना सीडीटी बना है वो जोड़ेंगे और फिर हम कहां तक पहुंच जाएंगे? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. तो एट टाइम्स क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक कैसे पहुंचते हैं वो भी देख लेते हैं. रिवर्स कैलकुलेशन of earning for equity shareholder. Retained earning, इसमें क्या जोड़ना है? इक्विटी डिविडेंड एंड सीडीटी ऑन इट और इक्विटी डिविडेंड का सीडीटी ये जोड़ दीजिए, देन यू विल गेट अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. चलिए अब अपनी बुक खोलिए और हम लोग AS20 पढ़ना शुरू करते हैं.
AS20 lays down principles for computation of EPS, presentation ऑब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ EPS इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपको कंप्यूटेशन बताएगा और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर EPS का कैसे होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये बताएगा। क्यों प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आ गया कि एट टाइम्स EPS की डिस्क्लोजर मिसलीड कर देती है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और इसलिए हमें ये डिस्क्लोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। These principles are as under AS20 is mandatory for those companies। ध्यान दीजिएगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता, यानी इसमें लिखी गई बातें EPS की कंप्यूटेशन कैसे होगी, इनका डिस्क्लोजर कैसा होगा, ये जरूरी नहीं है सभी कंपनीज के लिए। मतलब सभी कंपनी को क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में EPS दिखाना जरूरी है? नहीं। आपने भी तो बड़ी सारी बैलेंस शीट PL बना रखा है, क्या कभी आप EPS दिखाते थे? सभी कंपनीज के लिए EPS जरूरी नहीं होता। EPS किन कंपनीज के लिए जरूरी होता है? देखिए, AS20 is mandatory for those companies whose equity shares or potential equity shares are listed on a recognized stock exchange। जिसके इक्विटी शेयर या फिर पोटेंशियल इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उन्हीं को EPS की कंप्यूटेशन करने की जरूरत है। यानी वो कंपनीज जो अनलिस्टेड कंपनीज है, क्या उन्हें EPS निकालने की जरूरत है? नहीं, उन्हें EPS निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो कंपनीज जिन्हें EPS निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन वो EPS निकालना चाहती हैं, तो उन्हें AS20 फॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर मेरे ऊपर AS नहीं लगता है फिर भी हम EPS की कंप्यूटेशन करना चाहते हैं, तो हमें EPS तो AS20 के हिसाब से ही लगाना होगा। अगर मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो EPS ना निकाले ये चलेगा, लेकिन अगर EPS निकालना है तो कैसे निकालना होगा? AS20 के हिसाब से ही निकालना होगा। अगेन उसकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर भी कैसे देनी होगी? AS20 के हिसाब से ही देनी होगी। पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब होता है वो चीजें जिसमें इक्विटी शेयर बनने का पोटेंशियल है। आप सभी पता हो क्या हो पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट? आप सभी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कुवत है, आप सभी फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहता है कि यहां पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, अगर आपके इक्विटी शेयर या फिर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब वो सिक्योरिटीज जो इक्विटी शेयर फ्यूचर में बन जाएंगी, जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर। कौन से कन्वर्टेबल डिबेंचर? जो बाद में कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर बन जाएंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स जो बाद में कन्वर्ट होके क्या बन जाएंगे? इक्विटी शेयर बन जाएंगे। वारंट, वारंट वहीं पे लिखिए, ऑप्शन उसके नीचे, फिर वारंट के बाद लिखिए ऑप्शन। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट, ऑप्शंस। ऑप्शन आपको पता है क्योंकि आपने इशॉप देख रखा है, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है? इक्विटी शेयर्स परचेज करने का ऑप्शन दिया जाता है एट अ प्राइस विच इज बिलो मार्केट प्राइस। कंपनी ये ऑप्शन किसको देती है? अपने एम्प्लॉयज को देती है। कंपनी को जो नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, इन सबको इक्विटी शेयर परचेज करने का ऑप्शन दिया जाता है एट अ प्राइस विच इज बिलो मार्केट प्राइस। तो ये ऑप्शन भी क्या होता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर। बाद में यही ऑप्शन क्या बन जाएगा? कुछ समय बाद इक्विटी शेयर बन जाएगा। जैसे कंपनीज क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि 2 साल बाद अगर आप कंपनी में रिटेन्ड रहोगे तो हम आपको क्या करेंगे? कंपनी के 500 इक्विटी शेयर अलॉट कर देंगे विच एट अ मार्केट प्राइस, जिसकी मार्केट प्राइस तो 100 रुपए है, लेकिन हम आपको अलॉट करेंगे सिर्फ 20 रुपए में। तो ये क्या होता है कि 2 साल बाद वो ऑप्शंस में पोटेंशियल होता है, वो इक्विटी शेयर बन जाएंगे। तो अगर आप कंपनी ऑप्शन देती है कि आप के जो सिक्योरिटीज हैं वो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बन जाएंगे, या फिर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको सीधे सीधे इक्विटी शेयर अलॉट कर दिया जाएगा, तो ये सभी होते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो भी आपके ऊपर AS20 मैंडेटरी बन जाएगा। AS20 कब मैंडेटरी होगा? जब मेरे इक्विटी शेयर या फिर वो सिक्योरिटी जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बन जाएगी वो अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो ऐसे में हमें AS20 की कंप्लायंस करना जरूरी हो जाता है। वारंट क्या चीज होता है? वारंट कंपनी एक्नॉलेज करती है, एक सिक्योरिटी इशू करती है जिसमें ये एक्नॉलेज करती है कि हम आपको कंपनी के इक्विटी शेयर अलॉट कर देंगे फ्यूचर में। कंपनी वारंट इशू ही क्यों करती है? जब कंपनी का इरादा ये होता है कि हमको अपने डेप्ट नहीं बढ़ाने, मतलब फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं बढ़ानी। डेप्ट क्या होता है? फिक्स्ड कमिटमेंट। अगर हमने डेप्ट ले लिया है तो इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे हम कमाएं चाहे ना कमाएं। तो कंपनी चाहती है कि हम अपने फिक्स्ड कमिटमेंट को भी ना बढ़ाएं। तो फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं बढ़ाना है तो दूसरा रास्ता तो क्या होता है? इक्विटी शेयर। लेकिन कंपनी चाहती है कि इक्विटी शेयर भी ना इशू करे, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने डिसीजन मेकिंग के पावर को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। हम अभी अपने EPS को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते हैं।
मतलब जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की अर्निंग कम हो जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा, डिसीजन मेकिंग का पावर भी तो डाइल्यूट हो जाएगा। अभी कंपनी के 100 शेयर थे तो 100 लोग मिलकर डिसीजन लेते थे, अब कंपनी के 125 शेयर होल्डर हो जाएंगे तो 125 लोग क्या करेंगे, मिलकर डिसीजन लेंगे। कंपनी चाहती है कि नए लोगों को हम डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, जो पुराने लोग हैं कंपनी के सारे डिसीजन वही लोग लेंगे। लेकिन अगर कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं मार्केट में, तो जितने नए शेयर होल्डर हैं वो भी एजीएम में बैठेंगे और वो भी सारे डिसीजन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। कंपनी का इरादा यह है कि ना तो हम अपनी फिक्स्ड कमिटमेंट को बढ़ाएं, मतलब ना तो हम डिवेंचर्स बढ़ाएंगे और ना ही हम इक्विटी शेयर बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ना तो अपना अर्निंग पर शेयर रिड्यूस करना चाहते हैं और ना ही हम रिड्यूस करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब जो लोगों की अभी डिसीजन मेकिंग पावर है वही पावर बनी रहे, नए लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर में भी इंक्लूड करना नहीं चाहते हैं, तो कंपनी इशू करती है ऐसे में वारंट। वारंट पे ना तो कंपनी अर्निंग दे रही होती है और ना ही कंपनी क्या करती है, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने देती है। कंपनी ये कहती है कि लीजिए आज आपको हम एक वारंट दे रहे हैं, एक सिक्योरिटी का नाम है वारंट, हम आपको ये लीजिए 50 रुपए का वारंट दे रहे हैं और ये 3 साल बाद 5 साल बाद जैसा कंपनी डिफाइन करती है ये कंपनी का एक एक इक्विटी शेयर बन जाएगा। ठीक है, यानी जब इक्विटी शेयर बनेगा तब आपको अर्निंग मिलना शुरू होगी, डिविडेंड मिलना शुरू होगा और तब तक के लिए बस आपके पास एक सिक्योरिटी पड़ी हुई है, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आप सोच रहे होगे कि फिर ये सिक्योरिटी परचेज ही क्यों कोई करता होगा। ये सिक्योरिटी परचेज करने में फायदा इन्वेस्टर इस हिसाब से देखता है कि 5 साल बाद या 3 साल बाद जैसा भी कंपनी ने स्टेट किया है, जब वो इक्विटी शेयर बन जाएगा तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे आज हम एक वारंट ले रहे हैं और हमें मालूम है 3 साल बाद ये कंपनी का इक्विटी शेयर बन जाएगा और एक शेयर की वैल्यू, कंपनी के इक्विटी शेयर की वैल्यू होगी 500 रुपए। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, मेरा 50 रुपए 3 साल बाद कितना बन जाने वाला है, 500 रुपए बन जाने वाला है। भले कंपनी बीच में रिटर्न ना दे, हमें फायदा है कि नहीं है, फायदा है। तो इस तरीके से बड़े सारे वारंट्स भी मार्केट में लिस्टेड होते हैं और प्रैक्टिकली ये सब इशू भी होते हैं और लोग इन्हें सब्सक्राइब भी करते हैं। आज मार्केट में एचडीएफसी का वारंट लिस्टेड है। आज इक्विटी शेयर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड वारंट्स की बात करोगे तो आपको बताया जाएगा कि एचडीएफसी का वारंट आज लिस्टेड है। ये वारंट इशू किया गया था नियरली 600 रुपए के आसपास का और अभी तक ये इक्विटी शेयर नहीं बना है और इसकी वैल्यू 900 रुपए के ऊपर चल रही है। तो देखिए लोगों ने इन्वेस्ट किया है और उसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हर कोई इसकी वैल्यूएशन कैसे करता है कि जब ये वारंट बन जाएगा तो कितने रुपए का इक्विटी शेयर बन जाएगा और लोगों को यही प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता है। तो अगर कंपनी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो AS20 आपके लिए, कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है। In case potential equity shares or equity shares are not listed and the company still want to disclose EPS, EPS will be disclosed in accordance with AS20। अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है और कंपनी अभी भी EPS डिस्क्लोज करना चाहती है तो ऐसे में EPS डिस्क्लोज किया जाएगा AS20 के हिसाब से ही। In case of consolidated financial statement, EPS be disclosed on the basis of consolidated information। अगर आपकी कंपनी की ब्रांचेस हैं, आपकी कंपनी की फर्दर कोई यूनिट्स हैं, तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाते हो तो आप जो EPS डिस्क्लोज करोगे वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही करोगे। In case of non-cumulative preference share, preference dividend is to be deducted from profit after tax only if it has been accrued or paid। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के भी होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के भी होते हैं। क्यूमुलेटिव नेचर के प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर जिसका अगर डिविडेंड करंट ईयर में कंपनी नहीं भी पे कर पाई है तो ये क्यूमुलेट होता रहेगा और जब कभी कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो वो देना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया था, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की कंप्यूटेशन में आपको लिखवाया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप क्या कीजिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड सीडीटी ऑन इट घटा दीजिएगा। ये कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड है, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड हर हाल में घटाओगे, आप प्रेफरेंस डिविडेंड हर हाल में घटाओगे क्योंकि ये प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, अभी दो चाहे बाद में दो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप घटाते हो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड तभी घटाया जाता है जब आपने ईदर एक्रू करा दिया है या फिर पे कर दिया है, क्योंकि अगर हमने एक्रू भी नहीं कराया प्रेफरेंस डिविडेंड और पे भी नहीं किया और ये साल बीत गया तो अब प्रेफरेंस डिविडेंड देना भी नहीं है क्योंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। अगर हमने करंट ईयर में प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड एक्रू भी नहीं कराया, पे भी नहीं किया तो नॉन क्यूमुलेटिव में अब अगले साल देना होता है क्या, नहीं। अगर आपने करंट ईयर में प्रॉफिट आपके अलाउ नहीं कर रही थी प्रेफरेंस डिविडेंड, आपने एक्रू भी नहीं कराया, पे भी नहीं किया तो अब आगे थोड़ी ना देना पड़ेगा हमें।
नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत अगले साल नहीं पड़ती है, लेकिन क्यूमुलेटिव में हमें देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड हर हाल में घटाना है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड तभी घटाना है जब आपने इधर एक्रू कराया या पे कराया। ठीक है, चलिए हम आपसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 5 लाख रुपए है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 5 लाख रुपए है। आपको हमें बताना है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर है वो नॉन क्यूमुलेटिव है। ठीक है, और 2 लाख रुपए का डिविडेंड बनता है जो नीदर प्रोवाइड किया गया है ना ही पे किया गया है। घटाएं कि ना घटाएं? फिर से सुन लीजिए, 20 लाख रुपए का 10%, 20 लाख रुपए का नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, 20 लाख रुपए का नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है और ना ही पे किया है। क्या हमें 2 लाख रुपए का डिविडेंड घटाना है? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है तब? 5 लाख रुपए। हम लोग नील घटाएंगे और कंपनी की अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख रुपए ही कहलाएगी। बताइए, कंपनी ने 20 लाख रुपए के नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे 2 लाख रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड किया है, घटाना है? घटाएंगे 2 लाख रुपए का डिविडेंड। कितना हो गया? 3 लाख रुपया। ठीक है, अब बताइए, कंपनी की अर्निंग है -5 लाख रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, कंपनी ने 2 लाख रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया है प्रेफरेंस शेयर पे, 2 लाख रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया है इस नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे। बिल्कुल घटाएंगे, प्रोवाइड किए हैं तो घटाएंगे ही। और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो जाएगी? -7 लाख रुपया। ठीक है, अब ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। कंपनी की अर्निंग है -5 लाख रुपए, इस पे 2 लाख रुपए का डिविडेंड बनता है। बताइए घटाया जाएगा नहीं घटाया जाएगा? घटाएंगे हम। कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है तब भी घटाएंगे, कंपनी ने प्रोवाइड किया है तब भी घटाएंगे। कंपनी ने पिछले 3 साल का 6 लाख रुपए का डिविडेंड इसी साल प्रोवाइड किया है, कंपनी ने पिछले 3 साल का डिविडेंड 6 लाख रुपया इसी बार प्रोवाइड, क्यूमुलेटिव है ना तो एक साथ प्रोवाइड कर ही सकते हैं, पिछले 3 साल तक प्रोवाइड नहीं किया था तो इस साल 6 लाख रुपए इकट्ठा प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना घटाएंगे? स्टिल 2 लाख रुपए ही घटाएंगे। अरे ये बताइए, जब प्रोवाइड नहीं किया गया था तब भी घटाया गया था कि नहीं 2-2 लाख रुपया? तब भी घटाया गया था। तो आप हर साल जब 2-2 लाख रुपए घटाते हुए आ रहे हो तो इस साल 6 लाख रुपए कैसे घटा दोगे? तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपका शेयर क्यूमुलेटिव है तो आपका जितना करंट ईयर का डिविडेंड बनता है वो आप घटाओगे। कंपनी 1 साल का प्रोवाइड करे, 5 साल का प्रोवाइड करे ही ना, हर हाल में कितना घटाएंगे? 1 ही साल का डिविडेंड, क्योंकि कंपनी ने प्रोवाइड नहीं भी किया तो भी डिविडेंड का खर्चा है उस साल का उतना ही। कंपनी ने 5 साल का एक साथ प्रोवाइड किया है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हर साल का खर्चा हर साल मानते हुए आ रहे हो जब आप ईपीएस की कंप्यूटेशन कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कंपनी ने पिछले 3 सालों का 6 लाख रुपए भी एक बार में प्रोवाइड किया है तो भी आप कितना घटा रहे हो? 2 लाख रुपया। ठीक है, क्या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं पिछले 3 साल का डिविडेंड आज प्रोवाइड किया गया है 6 लाख रुपया? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोल ही नहीं सकते, क्यूमुलेट थोड़ी ना होता है। तो प्रेफरेंस अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो 1 साल से ज्यादा का तो कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या क्या हो सकता है? 1 साल से ज्यादा का कभी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? ईदर डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा 1 साल का या फिर नहीं किया जाएगा, यही हो सकता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ईदर डिविडेंड 1 साल का प्रोवाइड होगा या फिर प्रोवाइड होगा ही नहीं। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा? 1 साल का डिविडेंड हर हाल में प्रोवाइड होगा। ठीक है, क्या किसी भी केस में 1 साल से अधिक का डिविडेंड प्रोवाइड हो रहा है एक बार में? चाहे क्यूमुलेटिव हो चाहे नॉन क्यूमुलेटिव हो, 1 साल से अधिक का डिविडेंड प्रोवाइड हो सकता है किसी भी केस में? नहीं हो सकता। नॉन क्यूमुलेटिव में 1 साल से अधिक के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता, इवन एक्रू तक नहीं हो सकता 1 साल से अधिक का, क्योंकि अगर जो साल का डिविडेंड छूट गया वो तो छूट गया, पुराने साल का डिविडेंड कभी दिया ही नहीं जा सकता है। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या पुराने साल का दिया जा सकता है? यस, दिया जा सकता है। पुराने साल का डिविडेंड इस बार एक्रू कराया जा सकता है, लेकिन आप ईपीएस की कंप्यूटेशन में उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस साल आप एक्रू नहीं भी कराते हो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में, क्या ईपीएस की कंप्यूटेशन के लिए आप डिविडेंड घटाते हो कि नहीं? घटाते हो। ठीक है, तो ये बात लिखना पसंद करेंगे आप? लिखिए, इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर,
प्रोवाइड या डिडक्ट डिविडेंड लिखते हैं, डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड ओनली व्हेन accrued or paid. कितने पीरियड के लिए? फॉर 1 ईयर। और इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव, प्रेफरेंस शेयर क्या करना है हमें? डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड even if not paid or accrued. For 1 year. यहां भी एक ही साल का, आप 5 साल का एक्रू कराए हो, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में हर साल 1 साल का डिविडेंड तो आप प्रोवाइड करोगे ही करोगे ईपीएस की कंप्यूटेशन के लिए। यहां हो सकता है 1 साल का करो और हो सकता है कि आप न करो। ठीक है, आगे देखिएगा। In case of cumulative preference share, preference dividend is to be deducted even if it has neither been accrued nor paid. If the question does not provide information whether preference share is cumulative or non-cumulative, it shall always be considered as cumulative. अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी हुई है प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है, तो आप हमेशा उसे क्यूमुलेटिव मान के ही सॉल्व कीजिएगा, मतलब 1 साल का डिविडेंड प्रोवाइड कर दीजिएगा। Bonus share is always deemed to have been issued on first day of the last reporting period. Last year EPS recomputed after considering bonus share issued in current year is called restated EPS of last year. अब देखिए, हम लोग ने कहा कि EPS में हम लोग बेसिक EPS सीखने वाले हैं, रीस्टेटेड EPS सीखेंगे और डाइल्यूटेड EPS सीखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में। कंपनी की अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, लास्ट ईयर, करंट ईयर। लास्ट ईयर कंपनी की अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख, इस बार कंपनी की अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 6 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पिछली बार 1 लाख और इस बार नंबर ऑफ शेयर हो गए हैं 2 लाख। 1 लाख बोनस शेयर है इसमें। क्या बोनस शेयर इशू करने से कंपनी के पास पैसा आता है? कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है तो उससे पैसा आता है क्या? नहीं। कुछ भी परिवर्तन होता है कंपनी के ऑपरेशन में, कहीं कोई परिवर्तन हो जाएगा, कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट लिया, बदले में 2 सर्टिफिकेट दे दिया, कुछ होगा थोड़ी ना उससे। कंपनी का ना तो पैसा आ रहा है, ना ही कंपनी के ऑपरेशन में कोई चेंज हो रहा है। बोनस शेयर इशू करने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कंपनी की ईपीएस पिछले साल कितनी थी? 5 रुपया, और इस साल कंपनी की ईपीएस कितनी है? 3 रुपया। आज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? करंट ईयर की फिगर के साथ साथ और क्या दिखाया जाता है? लास्ट ईयर फिगर। ठीक है, जब इस साल की बैलेंस शीट बनी होगी तो पता है करंट ईयर कॉलम में इस साल की लास्ट ईयर वाली जो बैलेंस शीट बनी होगी, लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होगा, तो लास्ट ईयर का जो ईपीएस होगा वो करंट कॉलम में 5 रुपए दिखाया गया होगा ईपीएस, और यहां पे कौन सा ईपीएस दिखाया गया होगा? जो इससे भी पुराना वाला साल है। ठीक है, तो ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब ये वाला करंट ईयर का, इस साल का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो करंट ईयर ईपीएस कितना दिखाई देगा? 3 रुपया। और लास्ट ईयर ईपीएस क्या ये 5 रुपए दिखाई देगा? नहीं। अब यहां पे क्या दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे? रीस्टेटेड ईपीएस। यहां पे जो अब दिखाई देगा उसे हम कहेंगे रीस्टेटेड ईपीएस। और रीस्टेट करने की जरूरत हमें कब पड़ती है? रीस्टेट करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है।
अब देखिए लोग क्या सोचेंगे, अगर सिर्फ ईपीएस पे अगर कोई नजर डालेगा तो ये समझेगा कि करंट ईयर की ईपीएस 3 रुपए और पिछले साल की ईपीएस कितनी है 5 रुपए, लगता है कि कंपनी अब कमा कम रही है, जबकि कंपनी अधिक कमा रही है। पिछले साल 5 लाख रुपए कमाई थी और इस बार 6 लाख रुपए कमाई थी। अगर कोई पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना देखे और सिर्फ जल्दी से बस ईपीएस देख ले कंपनी की, और मेजरली ऐसा होता भी है। पता है जब हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेते हैं तो क्या कंपेयर करते हैं, कंपनी की ईपीएस देखते हैं बढ़ रही है कि घट रही है, कंपनी का डिविडेंड पर शेयर क्या हो रहा है, अर्निंग प्राइस रेशियो क्या है कंपनी के, यही 3-4 फैक्टर देखते हैं जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस में देख रखे हैं। यही 3-4 फैक्टर्स देखते हैं और क्या करते हैं, हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। तो हम भी कंपनी का ईपीएस, डीपीएस, पी रेशियो यही सब कुछ तो देखते हैं और इसके बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। और अगर हमने ये देखा कि लास्ट ईयर करंट ईयर में कंपनी का ईपीएस है 3 रुपए और लास्ट ईयर 5 रुपए, तो हमें समझ में आता है कि कंपनी अब ठीक ऑपरेट नहीं कर रही है, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मिसलीड कर रहा है। इसलिए जितने भी बोनस इशू होते हैं करंट ईयर में उसे माना जाता है, इट इज एज्यूम्ड टू हैव बीन इशूड ऑन फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड। बोनस को कब इशूड माना जाता है, बोनस चाहे किसी भी दिन इशूड हो उसे माना जाता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड पे इशू हुआ था। मान लो कैलेंडर ईयर है, ये है 2012 और ये है 2013, हम कैलेंडर ईयर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 2013 में ये जो बोनस है 1 लाख बोनस, पता है किस दिन इशू हुआ था, ये 1/5/2013 को इशू हुआ था, ये 1/5/2013 को इशू हुआ था। बताइए क्या माना जाएगा, इट इज डीम्ड टू हैव बीन इशूड ऑन फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी किस दिन का इशूड माना जाएगा, ये फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड। लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड क्या है 2012, उसका पहला दिन 1/1/2012। इस बोनस शेयर को यह माना जाएगा कि ये 1/1/2012 को इशू हुआ था। किस लिए, बस ईपीएस के डिस्क्लोजर के लिए। ईपीएस के डिस्क्लोजर के लिए बोनस शेयर जिस भी साल इशू होता है उस साल के पहले दिन नहीं, उसके भी पहले वाले साल के पहले दिन इशूड माना जाता है। तो अब बताइए पिछले साल का ईपीएस कितना हो गया, 5 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख। अब ये तो 2 लाख हो गया पिछले साल भी शेयर ना, क्योंकि ये 1 लाख का बोनस हम इस साल इशूड थोड़ी ना मान रहे हैं, पिछले साल के पहले दिन से मान रहे हैं। तो पिछले साल का भी शेयर कितना 2 लाख, और पिछले साल की अर्निंग 5 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो पिछले साल का ईपीएस कितना 2.5 रुपया। अब हम पिछले साल का ईपीएस कितना लिखते हैं 2.5 रुपया। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये 5 रुपए का तो ईपीएस है ही है, हम साथ ही साथ में क्या करेंगे, ईपीएस को रीस्टेट करेंगे 2.5 रुपया का, ठीक है। अब लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर हम आज के हिसाब से देखें तो पिछले साल का ईपीएस कितना था 2.5 रुपया था। तो ये जो आपने कंप्यूट किया है ये बेसिक ईपीएस है और ये क्या है रीस्टेटेड ईपीएस है। ये बेसिक ईपीएस है फॉर 2013, ये बेसिक ईपीएस है 2012 का, और ये रीस्टेटेड ईपीएस है 2012 का, ठीक है। ये रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस है 2012 का, ये है बेसिक ईपीएस 2013, ये है बेसिक ईपीएस 2012 और ये है रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस 2012। रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस की जरूरत कब पड़ेगी, जब कंपनी शेयर इशू करेगी जिसके लिए पैसा नहीं लेगी। ध्यान दीजिएगा हमने बोनस शेयर का नाम नहीं लिया, बोनस शेयर इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर इट। हम फिर से कह रहे हैं अपनी बात को, कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी जिसके लिए पैसा नहीं लेगी तो वो शेयर कब इशूड माना जाएगा, पिछले साल के पहले दिन इशूड माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही बात हमको सिर्फ बोनस शेयर में अप्लाई नहीं करनी है, और भी जगह पे अप्लाई करेंगे जहां पे कंपनी शेयर तो इश्यू करेगी लेकिन पैसा नहीं लेगी। तो बोनस शेयर के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो फिर से यही बात कि बोनस शेयर को इशूड माना जाता है फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस। और रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड हो जाएगा अगर वो ऐसा ईपीएस सिर्फ देखेगा, ठीक है ये बात। When we write only EPS तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक ईपीएस। अगर हमने सिर्फ ईपीएस लिखा है तो इसका मतलब बेसिक ईपीएस ही होगा। आज तक जो आप ईपीएस जानते थे, पहचानते थे, वो कौन सा ईपीएस था, बेसिक ईपीएस ही था। आगे देखिए, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन द 6th पॉइंट। बोनस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू हैव बीन इशूड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड। लास्ट ईयर ईपीएस रीकंप्यूटेड, लास्ट ईयर का ईपीएस रीकंप्यूट किया जाता है आफ्टर कंसीडरिंग बोनस शेयर इशूड इन द करंट ईयर।
करंट ईयर में इशू किया गया बोनस को कंसीडर करते हुए लास्ट ईयर का ईपीएस फिर से कंप्यूट किया जाता है और इस लास्ट ईयर के रिकंप्यूटेड ईपीएस को क्या कहा जाता है? रीस्टेटेड ईपीएस। ठीक है। इन केस ऑफ राइट शेयर, इन केस ऑफ राइट शेयर्स, शेयर्स आर इशूड फॉर अ कंसिडरेशन विच इज बिलो मार्केट प्राइस। राइट शेयर में क्या होता है? शेयर मार्केट प्राइस से सस्ते रेट पे इशू होते हैं। Thus, total share issued as right share is to be bifurcated as number of shares for full consideration and number of shares as bonus. फिर से समझिए इस बात को। राइट शेयर, आपके पास कंपनी ने ऑफर किया है राइट शेयर एट द रेट ऑफ 15 रुपीज। कंपनी ने राइट शेयर ऑफर किया एट द रेट ऑफ 15, जबकि कंपनी के राइट शेयर की मार्केट प्राइस है, कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस है ₹20। निश्चित है ऐसा होता भी है, कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है 15 रुपए का तो मार्केट प्राइस निश्चित है कि उससे कुछ अधिक ही होता है। ठीक है। मार्केट प्राइस ₹20, ये हम कब की बता रहे हैं? आफ्टर राइट इशू। राइट इशू के पहले वाली प्राइस नहीं बात कर रहे हैं। राइट इशू जब हो गया तो मार्केट प्राइस कितनी थी? 20 रुपए। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास 2 शेयर है एट द रेट ऑफ 100, तो 200 रुपए का है। कंपनी कहती है चलो तुमको एक एक राइट शेयर देते हैं, हम मेरे पास एक शेयर और रह जाता है। कंपनी कहती है हम तुमको देंगे 70 रुपए का शेयर, हमें 70 का पड़ा। पता है अब हमें 3 शेयर कितने का पड़ा? 270 रुपए का। अब मार्केट में एक शेयर की प्राइस कितनी हो जाती है? लगभग 90 रुपया। अगर मार्केट में 100 रुपए का शेयर चल रहा होगा और कंपनी जिस समय 100 रुपए की प्राइस चल रही है उसी समय कहेगी 2 शेयर पे एक एक शेयर देंगे 70 रुपए का, तो जैसे ही राइट शेयर मार्केट से जाएगा, पता है एक शेयर की कीमत कितनी हो चुकी होगी? 90 रुपया। ऐसे समझ लीजिए अगर एक शेयर की कीमत चल रही है 100 रुपए, कंपनी एक पे एक बोनस दे दे प्लस एक शेयर फोकट का आपके पास आ गया, जीरो प्राइस, तो पता है 2 शेयर की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए। तुरंत बोनस के बाद मार्केट प्राइस कितनी होगी एक शेयर की? 50 रुपए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बोनस शेयर इशू हो जाने से आपको फायदा हो जाता है। अगर एक शेयर आपके पास 100 रुपए का है, कंपनी ने उसी पे बोनस शेयर दे दिया, तो आपका एक शेयर अब कितने का हो जाएगा? 50 रुपए का हो जाएगा। आई एम टॉकिंग, ये बात जो हो रही है वो थियोरेटिकल बात हो रही है। हालांकि मार्केट में तो शेयर की प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करती है। इनफैक्ट इंटायर मार्केट ही, इकोनॉमिक्स ही पूरा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो हमारा शेयर मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अगर उस फैक्टर को छोड़ दिया जाए, डिमांड एंड सप्लाई की बात को छोड़ दिया जाए, तो ओवरऑल अगर थियोरेटिकल बात की जाए तो यही होता है कि अगर मेरे पास एक शेयर 100 रुपए का है और हमें एक पे एक बोनस शेयर मिल जाएगा, तो मेरे लिए एक शेयर की कीमत अब कितनी है? 50 रुपए। मार्केट में प्राइस भी 50 रुपए का चलता है। क्योंकि अगर हम एक शेयर 100 रुपए का मार्केट में चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? हम 100 रुपए में शेयर बेचने को तैयार हैं। मार्केट प्राइस 100 रुपए का मतलब होता है लोग बेचने वाले शेयर को 100 रुपए में तैयार हैं। और अगर हम 100 रुपए में आज शेयर बेचने को तैयार हैं और तुरंत हमको एक पे एक बोनस शेयर मिल जाएगा, तो हम वही चीज अब कितने का बेचने को तैयार हो जाएंगे? 100 रुपए का अगेन 2 शेयर। हम तो 100 रुपए में खुश है ना उसे बेच के, तो अब एक शेयर 50 रुपए का बेच के भी खुश होंगे, हमको तो उतना पैसा मिल रहा है ना। ठीक है। तो मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो इस कदर फ्लक्चुएट करती हैं। हम राइट शेयर 15 रुपए में कंपनी ऑफर कर रही है और 20 रुपए की मार्केट प्राइस बता रहे हैं आफ्टर राइट इशू। तो राइट इशू में बता रहे हैं, इसका मतलब हम 20 रुपए कौन सी बात कर रहे हैं? शेयर प्राइस जो राइट इशू के बाद आएगी। जैसे यहां पे राइट इशू के बाद शेयर की प्राइस कितनी आ गई थी? 90 रुपए। जबकि कंपनी ने राइट शेयर के पहले प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। और कंपनी इशू कितने में कर रही है राइट शेयर? 70 रुपए। तो हम लोग बात कर रहे हैं राइट शेयर इशू कितने में हो रहा है? 15 रुपए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे एग्जांपल में इस 70 रुपए को, और ये 20 रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 90 रुपए को। ठीक है ये बात। अगर कंपनी ने राइट शेयर 15 रुपए का दिया है और मार्केट में उसकी प्राइस 20 रुपए है आफ्टर राइट इशू, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? कंपनी ने कितने राइट शेयर दिए ये कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर दिए राइट में, तो हम कहेंगे कंपनी ने कितना पैसा इकट्ठा किया? 1000 इंटू 15 रुपया, इतना पैसा पाया। ठीक है। 1000 इंटू 15 रुपया यानी कि कितना पैसा पा गया कंपनी ने? 15,000 रुपए। अगर कंपनी 20 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करती तो कितने शेयर का पैसा है ये? 15,000 रुपए कितने शेयर का पैसा है? कितना शेयर इशू करती है अगर 20 के हिसाब से इशू करती? जो 20 रुपए मार्केट प्राइस है डिवाइडेड बाय 20, कितना? 750 शेयर। तो अब हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे
कि इस 1000 शेयर में 750 शेयर ऐसे हैं जो पूरे पैसे के हैं, फुल कंसिडरेशन के, और 250 शेयर इसमें से कैसे हैं, 250 शेयर इसमें से फ्री वाले हैं, दैट इज बोनस वाले। ठीक है, जब भी आपको कंपनी सस्ते रेट पे शेयर देगी तो सस्ते रेट को आपको सस्ता रेट नहीं बोलना है, आपको नंबर ऑफ शेयर के 2 टुकड़े कर देने हैं। आपको टुकड़ा कैसे करना है, एज इफ एक टुकड़ा पूरे पैसे का है और दूसरा टुकड़ा फ्री का है। जो टुकड़ा पूरे पैसे का है, जो टुकड़ा पूरे पैसे का है, वो शेयर तो उसी दिन इशूड माना जाएगा जिस दिन शेयर इशू हुआ है, यानी 750 शेयर उस दिन इशूड माना जाएगा जिस दिन राइट शेयर इशू हुआ है। लेकिन ये 250 शेयर किस दिन इशूड माना जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है ये बात, चलिए देखिएगा। In case of right shares, shares are issued for a consideration which is below market price. Thus, total shares issued as right share is to be bifurcated as number of shares for full consideration and number of share as bonus. तो आप जो भी टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर इशू हो रहे हैं उसके 2 टुकड़े कर दीजिए, उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स वो निकाल दीजिए जो फुल कंसिडरेशन के लिए इशू हो रहे हैं, और बैलेंस नंबर ऑफ शेयर जो विदाउट कंसिडरेशन इशू हो रहे हैं, यानी कि बोनस की तरह इशू हो रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया है कि 100 राइट शेयर हैं 15 रुपए के। ठीक है, कंपनी 100 राइट शेयर इशू कर रही है 15 रुपए के, मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू 20 रुपए का है। अंडरलाइन कीजिए वर्ड आफ्टर। मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू कितने का है, 20 रुपए का। राइट शेयर इशू करने के पहले मार्केट प्राइस जो था उससे मतलब नहीं है, मार्केट प्राइस जो राइट शेयर इशू के बाद है उससे कंपेयर कर रहे हैं हम। राइट शेयर कंपनी ऑफर कर रही है 15 रुपए में, जबकि राइट शेयर इशू होने के बाद मार्केट प्राइस कितनी हो गई है, 20 रुपए। तो हम इस 100 शेयर के 2 टुकड़े कर रहे हैं कि कितना पूरे पैसे का है, कितना फ्री का है। बताइए कंपनी 100 शेयर पे कितना पैसा उठाएगी, 15 रुपए के रेट से 1500 रुपए, और अगर कंपनी 20 रुपए के हिसाब से शेयर इशू कर रही होती तो कितने शेयर का पैसा है होता कंपनी के पास, 750 शेयर का। तो हम देखिए 100 शेयर में 75 शेयर का, 100 शेयर में 75 शेयर का। तो हमने किया फुल कंसिडरेशन कितना है, 1500 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 75 शेयर, और 25 शेयर को क्या कह रहे हैं हम, बोनस शेयर। ठीक है, 75 शेयर कंसिडर्ड एज इशूड ऑन द डेट ऑफ राइट इशू, जिस दिन राइट इशू हुआ है उसी दिन इशूड माना जाएगा। लेकिन 25 बोनस शेयर किस दिन इशूड माना जाएगा, एज इफ इशूड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड, पिछले साल के पहले दिन इशूड माना जाएगा। ठीक है, एट टाइम्स आपको एग्जाम में मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू नहीं बताता है, तो ऐसे में हमें मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू कंप्यूट करना पड़ता है, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू और राइट इशू की प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, और ये जब हम प्राइस कंप्यूट करते हैं तो ये एक थ्योरेटिकल प्राइस होता है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि अगर 2 शेयर मेरे पास 100 रुपए वाले हैं और एक शेयर 70 रुपए का आ गया, तो 3 शेयर कितने का हो गया, 270 का। तो मार्केट प्राइस तुरंत राइट इशू के बाद कितने का हो जाना चाहिए एक शेयर का, 90 रुपए का। हम इसी तरीके से मार्केट प्राइस फिर कंप्यूट कर देते हैं। ठीक है, देखिए लिख लीजिए, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट का मतलब होता है राइट इशू के बाद, और थ्योरेटिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्केट में क्या प्राइस होगी इस बात की गारंटी थोड़ी ना, हम लोग तो थ्योरेटिकल ये कह सकते हैं। और ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस की जरूरत कब पड़ जाती है, जब आपको मार्केट प्राइस न दी हो। ठीक है, मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू आपको न दिया हो। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इनटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इनटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट प्लस राइट शेयर इनटू राइट प्राइस, राइट शेयर इनटू राइट इशू प्राइस। राइट शेयर into right issue price upon total number of share after right issue।
नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इंटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट कीजिएगा प्लस राइट शेयर इंटू राइट इशू प्राइस कीजिएगा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। तो आपको पता चल जाएगा कि थ्योरेटिकली एक्स राइट प्राइस क्या होना चाहिए। और ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आपको क्यों चाहिए? जब भी राइट शेयर इश्यू होगा तो आप क्या करोगे, शेयर के दो टुकड़े करोगे, फुल कंसिडरेशन वाले कितने और विदाउट कंसिडरेशन वाले। तो फुल कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन की कंपैरिजन के लिए दो प्राइसेस आपको चाहिए, एक तो राइट इशू के बाद क्या प्राइस है और दूसरी राइट इशू की क्या प्राइस है। ठीक है, एग्जांपल से आप चेक करोगे इसको। नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट कितना हम कह रहे थे, 2 शेयर था, मार्केट प्राइस कितनी थी 100, और राइट शेयर कितना आया उस पे 2 पे 1, राइट इशू की प्राइस कितनी थी 70। 2 शेयर था 100 रुपए का, 1 शेयर राइट वाला आया कितने का 70 रुपए का। टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू के बाद कितने शेयर 3, 2 इंटू 100 200 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 90। यही आपने निकाला था, उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो थियोरेटिकली आपको मार्केट प्राइस अगर निकालना हो आफ्टर राइट इशू तो आप इस तरीके से कंप्यूट कर लीजिएगा, और इसकी आपको जरूरत तब पड़ेगी जब क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू न दिया हो। Where shares were issued during the year, weighted average number of shares shall be computed for computation of EPS। अगर नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर इशू किए गए थे तो आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर यूज करना पड़ेगा। मतलब अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की जगह पे क्या यूज करेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर इशू हुए हैं, यानी ये है पूरा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये है आपका 1/4/2012, ये है 31/3/2013। ठीक है, 1/1/2013 यहां पे आपके पास थे 5000 शेयर और यहां पे आपके पास थे 1000 शेयर्स। ठीक है, यहां पे 5000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 5000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और यहां पे प्लस 1000 शेयर्स इशूड। आपने 1000 शेयर यहां पे इशू कर दिया। तो अब इस साल की ईपीएस कैसे निकाली जाएगी? इस साल की ईपीएस के लिए आपको पहले तो चाहिए इस साल की अर्निंग। ठीक है, इस साल की अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपको बता देते हैं। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इस पूरे साल का अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है 5 लाख रुपए। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है 5 लाख रुपए। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, 5000 शेयर तो पूरे 12 महीने के लिए है, तो आप या तो सिर्फ 5000 कह लो या फिर कह लो इंटू 12/12, पूरा 12 महीने के लिए है, प्लस 1000 शेयर सिर्फ कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च। तो हम इसे लिखेंगे ये 1000 शेयर के बराबर थोड़ी ना है। ठीक है, ये 1000 शेयर कितने शेयर के बराबर है, 1000 इंटू 3/12, ये 5000 और ये 250, कितना हो गया 5250। और अब ईपीएस कितना आएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 5250 रुपए, कितना 95.23। ठीक है ये बात। तो जब भी आप ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू करोगे तो ऐसे में आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करना होगा। चलिए आप बताइए, अगर मान लो ये शेयर इशू हुए होते 1 अक्टूबर 2012 को, अगर ये वाली डेट 1/10/2012 होती तो WANS कितना होता, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तब होता 5000 इंटू 12/12 प्लस 1000 इंटू 6/12। ठीक है, तब होता है 1000 इंटू 6/12, तो ये हो जाता 5500 शेयर्स। ठीक है ये बात। तो आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करोगे जब भी ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू होंगे। एट द सेम टाइम जब ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स बायबैक किए जाएंगे, ड्यूरिंग द ईयर अगर शेयर बायबैक होंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अगर ड्यूरिंग द ईयर बायबैक हुए हैं, मान लो यहां पे हम कहते हैं -1000, भाई कम हो जाएंगे ना शेयर,
1000 बाईबैक हो गए और ये डेट है 1/1/13 की, तो हम क्या लिखेंगे 5000 इंटू 12/12 माइनस 1000 इंटू 3/12, क्योंकि 9 महीने तो रहा है, बस 3 महीने के लिए कम करना है, तो 3 महीने के लिए कम कर दीजिए। ठीक है, तो 3 महीने के लिए कम कैसे किया हमने 1000 इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा 4750, और अकॉर्डिंगली जब हम 5 लाख डिवाइडेड बाई 4750 करेंगे तो ईपीएस कितनी आ जाएगी हमारी 105.26। आई होप क्लियर है ये बात आपको। तो जब भी बाईबैक भी हो तो कभी ये मत कीजिएगा आपकी 5000 शेयर्स हमारे यहां तक थे, उसके बाद क्या हुआ 1000 शेयर कम हो गए तो हम लिखेंगे 4000 शेयर 3 महीने तक थे, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम जब नए इशू होंगे तो भी हम क्या करते हैं ऐड करा रहे हैं, और वहीं पे बाईबैक होगा तो उतना आप पीरियड का लेस कर दीजिएगा। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू होंगे या फिर ड्यूरिंग द ईयर शेयर बाईबैक होंगे। अगर साल भर नंबर ऑफ शेयर ओपनिंग क्लोजिंग सब बराबर था तो ऐसे में आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसी को यूज करेंगे। और कब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की जरूरत पड़ जाती है जब आपके पास कुछ शेयर्स फुल्ली पेड अप होते हैं और कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप होते हैं। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ही वो पेड होते जा रहे हैं, जैसे ड्यूरिंग द ईयर ही कंपनी ने पहले तो क्या किया शेयर अलॉट की, शेयर एप्लीकेशन मनी मंगाई 5 रुपए की, फिर ड्यूरिंग द ईयर ही कंपनी ने क्या किया उस पे 2 रुपए और मंगा लिया अलॉटमेंट पे, फिर उस पे कंपनी ने 3 रुपए की फाइनल कॉल मंगा ली। कंपनी ड्यूरिंग द ईयर ही 10,000 शेयर इशू कर रखी है लेकिन पैसा धीरे धीरे मंगा रही है, तो ऐसे में नंबर ऑफ शेयर्स क्या कहलाएगा। ठीक है, in case shares are partly paid up which has been called up and paid up during the year, its weighted average number of shares, WANS को शॉर्ट में लिखा है हमने, weighted average number of share को, its weighted average number of shares shall be used for computation of EPS. Note, partly paid shares is considered for computation of EPS only if dividend is to be paid on partly paid equity share. पार्टली पेड इक्विटी शेयर को कंसिडर तभी किया जाता है ईपीएस के लिए अगर आपको पार्टली पेड शेयर पे डिविडेंड देना है। अगर पार्टली पेड शेयर्स वालों को डिविडेंड आपको नहीं देना है तो ईपीएस के लिए वो कंसिडर भी नहीं होते। मतलब समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। आपके पास यहां पे 1000 शेयर हैं फुल्ली पेड, ठीक है, और 800 शेयर हैं ₹5 पेड। फुल्ली पेड का मतलब है ₹10। ठीक है, तो अब ये कितने शेयर कहलाएंगे, ये कितने शेयर कहलाएंगे, ये 1000 शेयर तो मेरा कहलाएगा 1000 इंटू 10/10, ये पूरा 1000 शेयर के बराबर है। लेकिन ये 800 शेयर कितना शेयर कहलाएगा इंटू 5/10, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1400। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास 1000 फुल्ली पेड शेयर है और 800 पार्टली पेड शेयर है और पार्टली पेड भी कितना 5 रुपए, तो ये 800 शेयर सिर्फ 400 शेयर के बराबर है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1400। और अब हम अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को कितने से डिवाइड करेंगे 1400 से ईपीएस की कंप्यूटेशन के लिए। लेकिन ये काम तभी आप करोगे जब इन पार्टली पेड शेयर वालों को भी डिविडेंड देने वाले हो। अगर हमें इन्हें डिविडेंड नहीं देना है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000 ही। अगर आपको इन 800 शेयर्स पे डिविडेंड नहीं देना है तो याद रखना होगा तब हमारे पास कितने शेयर्स हैं सिर्फ 1000। अगर आपको इन 800 शेयर्स पे पार्टली पेड पे भी डिविडेंड देना है तब हम क्या करेंगे 1400 नंबर ऑफ शेयर बोलेंगे। तो ईपीएस की कंप्यूटेशन में पार्टली पेड शेयर को तभी कंसीडर किया जाता है जब पार्टली पेड शेयर्स पे आपको डिविडेंड भी देने होते हैं। ठीक है, देखिए कब हमें पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड देने की जरूरत हो सकती है कि कब नहीं हो सकती है, ये डिफाइन करता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है,
हम लोग जो बात कर रहे हैं इसका अकाउंटिंग से कोई रेलेवेंस नहीं है। आपको अकाउंट्स के पेपर में साफ साफ बताएगा कि कंपनी पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड देती है कि नहीं देती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी बात जान लेते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, ये बात लिख सकती है कि हम पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड नहीं देंगे। और पता है अगर कंपनी ने पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड नहीं देने की बात अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख रखी है तभी कंपनी नहीं देगी, अदरवाइज कंपनी को देना पड़ जाता है। मतलब क्या है समझिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कभी कभी ये बात लिखती है, देखिए, डिविडेंड शैल बी पेड ऑन पार्टली पेड शेयर्स। अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब इंटरनल लॉज एंड रेगुलेशन, कंपनी का अपना रूल्स है, कंपनी अपने इंटरनल रूल्स में लिख रही है डिविडेंड हम पे करेंगे पार्टली पेड शेयर पे, तो करेगी ही करेगी। कंपनी कभी कभी सीधे लिख देती है, मना कर देती है, कहती है डिविडेंड शैल नॉट बी पेड, शैल नॉट बी पेड ऑन पार्टली पेड शेयर्स। क्या हम कंपनी ऐसा कह सकती है कि हम डिविडेंड पार्टली पेड शेयर्स पे नहीं देंगे? बिल्कुल कह सकती है, ठीक है, और कह दी है तो नहीं देगी, ठीक है। तो जहां हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये 800 को कब ईपीएस की कंपटीशन में लेना है कब नहीं लेना है, तो प्रैक्टिकली ये बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से पता चलती है। लेकिन आपकी अकाउंटिंग के पेपर में वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात नहीं करने वाला है, वो सीधे सीधे आपको बता देगा कि कंपनी डिविडेंड पे करेगी कि नहीं करेगी पार्टली पेड शेयर पे। और कभी कभी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट होता है, लिखना ही भूल गई ये बात, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे ही नहीं कि आपको पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड कंपनी देगी कि नहीं देगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, टेबल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाई करता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट कैसा होता है आपको बता दें। कंपनीज एक्ट में पहले तो सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद कंपनीज एक्ट में कुछ टेबल्स होती हैं और उसके बाद कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, पहले पूरा एक्ट होता है, उसके बाद टेबल्स होते हैं कुछ, उसके बाद शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह आपको कहां मिलते हैं, शेड्यूल्स में मिलते हैं, ठीक है। आपको रिलेटिव की डेफिनेशन वगैरह क्या है ये सब कहां मिलेगा, शेड्यूल्स में। वो बताया हुआ है कि फलानी फलानी शेड्यूल में रिलेटिव की डेफिनेशन ये है, क्योंकि हर जगह कंपनी से कि हर एक लाइन में रिलेटिव लिखा हुआ है और हर जगह रिलेटिव का मतलब कुछ और होता है, कि यहाँ पे रिलेटिव का मतलब माता पिता हर कोई है, यहाँ पे कंपनीज में तो माता पिता होंगे नहीं, वो तो इनकम टैक्स में होता है। कंपनीज की लैंग्वेज में कभी माता पिता, रिलेटिव का मतलब क्या होगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स हो उनके रिलेटिव्स कंपनी के रिलेटिव्स हैं। कभी कभी रिलेटिव का मतलब होगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके जो सिर्फ मदर फादर हैं और ब्रदर सिस्टर हैं, सन डॉटर हैं, बस इतने ही रिलेटिव हैं। एट टाइम्स रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत वाइड होती है, तो हर जगह एक डिफरेंट डेफिनेशन है और ये सब कुछ हमें कहां पता चलता है, ये एक्ट में नहीं पता चलता है। एक्ट में तो रिलेटिव्स लिखा होगा लेकिन कहेगा कि रेफर टू सच एंड सच शेड्यूल फॉर फर्दर डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में आपको एक्ट है, टेबल्स हैं, उसके बाद शेड्यूल है। तो टेबल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लाई कर जाता है और ये टेबल 2 क्या कहता है कि डिविडेंड shall be paid on partly paid shares, ठीक है ये बात। तो टेबल 2 ऑफ कंपनी से यही कहता है कि डिविडेंड आपको पार्टली पेड शेयर्स पे करने होंगे। तो एग्जाम में जब आपको अगर कोई भी बात ना बोले, जब आपको बताएगा ही नहीं, आपको नहीं बताता कि कंपनी पार्टली पेड शेयर पे डिविडेंड देती है नहीं देती है, अगर कुछ नहीं बताएगा तो आप क्या मानोगे, हम मानेंगे ठीक है, हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ बात लिखी ही ना हो, और ऐसे केस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ बात ना लिखी हो तो क्या अप्लाई करता है, टेबल 2, और ये क्या कहता है, पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड दिए जाएंगे। तो जब भी हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड दिए जाते हैं, यानी आपको पार्टली पेड शेयर्स आपको अपने एग्जाम में कंसीडर करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है तो, ठीक है, लिख लीजिए। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अकाउंटिंग की लाइन में अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, लिखिए, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट whether dividend is paid on partly paid shares
or not, consider it is paid on partly paid shares. अब एक मिक्स्ड एग्जांपल क्रिएट करते हैं आपके लिए, मतलब पार्टली पेड भी रहेंगे और साथ ही साथ ड्यूरिंग द ईयर भी इशू होंगे। ड्यूरिंग द ईयर इशू होते हैं तो वेटेड एवरेज निकालना होता है, और पार्टली पेड होते हैं तो भी वेटेड एवरेज करना होता है। अब दोनों चीजें एक साथ देखिए, दोनों चीजें एक साथ, 1/4/12 और ये है 31/3/13, ठीक है। यहां पे था 5000 शेयर आउटस्टैंडिंग, फुल्ली पेड। उसके बाद देखिए यहां पे 2000 शेयर इशूड, एप्लीकेशन मनी ₹5 मंगाया गया, और ये डेट है 1/7/12 की। इसका फेस वैल्यू ₹10 है। 2000 शेयर इशू किया गया और सिर्फ एप्लीकेशन मनी ₹5 की मंगाई गई, तो पार्टली पेड शेयर इशू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 31/12 और 12 को बैलेंस ₹5 कॉल्ड, 31/12/12 को ₹5 बैलेंस कॉल कर लिया गया, कॉल्ड ऑन 2000 शेयर। कैसे कंप्यूटेशन होगी अब इसकी देखिए, 5000 शेयर पूरे ₹10 के और पूरे 12 महीने के लिए, मतलब इस 5000 शेयर को तो हम पूरा 5000 शेयर बोल सकते हैं। तो 5000 इंटू 10/10, 5000 इंटू 12/12, प्लस इस 2000 शेयर को कितना बोलेंगे, 5/10 पहले तो, इंटू कै महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 जुलाई से, तो जुलाई से लेके 31 मार्च 2013 तक कितना हो जाएगा, 9 महीना, इंटू 9/12, प्लस फिर अगेन उसी 2000 पे ₹5 और कॉल कर लिए हैं, तो 2000 इंटू कितना बोले, 5/10, ठीक है। ₹5 और आया ₹10 में से, कितने महीने तक ये मेरे पास है, 3 महीने तक, इंटू 3/12, ठीक है। ये बात कितना हो रहा है, ये 6000 हो रहा है। चलिए आगे देखिए, वो
सो पार्टली पेड शेयर्स को अगर ड्यूरिंग द ईयर कॉल अप किया जाता है तो ऐसे में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कंप्यूटेशन फिर से आपको करनी पड़ती है। आपको ध्यान देना होता है कि पार्टली पेड शेयर को कंसीडर तभी किया जाता है जब आपको पार्टली पेड शेयर्स पे डिविडेंड भी देने हैं, ठीक है। नाउ ईपीएस ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी की ईपीएस को कैसे कंप्यूट किया जाएगा? अमलगमेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और इन दोनों में ईपीएस की कंप्यूटेशन के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। पहले तो हम एक अमलगमेशन का एग्जांपल क्रिएट करते हैं और इसी में हम लोग दोनों बात करते हैं। फिर हम लोग किसके ईपीएस निकालने जा रहे हैं? अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटेड कंपनी का मतलब होता है नई वाली कंपनी, और जो पुरानी वाली कंपनी होती है उसे कहते हैं हम अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेटेड कंपनी, नई वाली कंपनी के आप ईपीएस कैसे कंप्यूट करोगे? देखो, ये है ए लिमिटेड और ये है डेट ऑफ मर्जर, इस दिन मर्जर हो जाता है। एक और कंपनी थी बी लिमिटेड, और ये दोनों मिलके यहां से क्या बन गई? ए लिमिटेड। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये दो कंपनी थी और यहां पे मर्जर हुआ और यहां से वो क्या बन गई? ए लिमिटेड। ये है पूरा एक फाइनेंशियल ईयर। ये जो डेट्स हैं, ये डेट है 1/4/2012, 1/4/2012। उस समय तो अलग अलग थी ये एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मर्ज हो जाती हैं। और मर्जर की डेट कौन सी लेना पसंद करेंगे आप? मान लो 1 जुलाई, ठीक है, एक दिन 1 जुलाई 2012, और ये है साल का आखिरी दिन 31/3/2013, ठीक है ये बात। अब देखिए क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। इस ए लिमिटेड के यहां पे नंबर ऑफ शेयर थे 1000, और इसके नंबर ऑफ शेयर कितने थे? बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर इस दिन थे 500, ठीक है। जब ये यहां पे मर्ज हुए तो पता है टोटल नंबर ऑफ शेयर यहां पे कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ शेयर यहां पे हो गए 1500। अगर यहां पे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर 1500 हो गए, इसका मतलब क्या है? ये तो हजार रह गए होंगे। इस 500 के बदले में भी नई कंपनी के शेयर कितने दिए गए होंगे? एक के बदले में एक, ठीक है। अगर हम कहेंगे नई वाली कंपनी के यहां पे शेयर 2000 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो 1000 ही रहेगा, और इस 500 शेयर के बदले में कितना दे दिया गया होगा? 1000। हर एक शेयर पे 2-2 शेयर दे दिए गए होंगे, इसलिए यहां 2000 हो गया, ठीक है। अगर हम यहां पे लिखते हैं कि शेयर हो गए 3000, टोटल नंबर ऑफ शेयर 3000, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये 1000 तो 1000 ही रह गया, 2000 शेयर और नया कैसे आ गया? इस 500 शेयर के बदले में कितना इशू किया गया? 2000 शेयर इशू किया गया। मतलब हर एक शेयर बी लिमिटेड के बदले में 4 नए शेयर ए लिमिटेड के, ठीक है। हमने यहां पे 1500 इसलिए ले लिया क्योंकि हम बताना चाहते हैं एक के बदले में एक ही शेयर इशू किया गया, ठीक है। अब अर्निंग बता देते हैं सारी हम। बी लिमिटेड की यहां से लेके यहां तक अर्निंग थी 5 लाख रुपया। ये अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं बस, क्योंकि हमें अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर से मतलब है। यहां से यहां तक इसकी अर्निंग जो थी वो थी 6 लाख रुपया। और फिर यहां से यहां तक की अर्निंग जो थी वो थी 30 लाख रुपए। मतलब जब तक मर्जर नहीं हुआ था तब तक दोनों अलग अलग कमा रहे थे। इसने 5 लाख कमा रखा था अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसकी यहां तक की अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 6 लाख रुपए थी, और मर्जर होने के बाद तो दोनों एक हो गए। तो एक होने के बाद इनकी जो अर्निंग थी वो कितनी थी? 30 लाख रुपए। हमने ये बताया कि पहले 3 महीना, अप्रैल मई जून, पहले 3 महीना ने बी लिमिटेड ने अपना अलग कमाया कितना? 5 लाख। फिर पहले 3 महीने में ए लिमिटेड ने अपना अलग कमाया 6 लाख रुपया, और 9 महीने में दोनों ने मिलकर कितना कमाया? 30 लाख रुपया। ईपीएस की कंप्यूटेशन, अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है
अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की अकाउंटिंग कहते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। कभी कभी आपसे एग्जाम में कह देगा ना कि ये जो मर्जर हुआ था इसकी अकाउंटिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से की गई थी, तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि अमलगमेशन कौन सा है, मर्जर नेचर का। और दूसरा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। और आपको तो ये सब याद ही होगा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब तो क्या होता है, दो मिलके एक हो जाते हैं। ये पक्का वाला प्यार होता है और ये क्या होता है, सौदा होता है। ठीक है, अब देखो तो ईपीएस भी कैसे कंप्यूट होती है। यहां पे ए लिमिटेड, यहां पे बी लिमिटेड क्या हो रहा है, ए लिमिटेड के साथ मर्ज हो जा रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि सदा सदा से बी लिमिटेड किसका था, ए लिमिटेड का। ये तो पक्का वाला प्यार है ना, तो हम यही कहते हैं कि जोड़ियां यहां थोड़ी ना बनी है, ये तो ऊपर वाले ने बना के भेजी थी। तो यही बात यहां पे भी लागू होती है। यहां पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एक हो रहे हैं, लेकिन इसको माना क्या जाता है, सदा सदा से बी लिमिटेड किसकी थी, ए लिमिटेड की थी। यानी ये यहां से मर्ज नहीं हुई है, ये तो पहले दिन से इसकी थी। ठीक है, तो इसकी अर्निंग इसकी अर्निंग, मतलब जो तेरा है वो मेरा है, इसकी अर्निंग इसकी अर्निंग, इसके नंबर ऑफ शेयर इसी के नंबर ऑफ शेयर, और आप इस तरीके से ईपीएस कंप्यूट करते हो। तो ईपीएस की कंप्यूटेशन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में कैसे होगी, ये 5 लाख की अर्निंग भी किसकी मानी जाएगी, ए लिमिटेड की, क्योंकि बी लिमिटेड कभी भी पराया नहीं था। ठीक है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब होता है सच्चा प्यार, ये कभी भी पराया नहीं था। 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 30 लाख, हम लोग ईपीएस निकाल रहे हैं ए लिमिटेड की। और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहलाएगा, इसकी अर्निंग इसी की अर्निंग थी, इसकी अर्निंग अपनी अर्निंग तो अपनी अर्निंग होती ही है, और ये तो मिला के अर्निंग है ही। तो सारी की सारी अर्निंग जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर। तो पता है यहां पे जो 1500 शेयर इशू हुए हैं, ये 1500 शेयर आज के नहीं माने जाएंगे, कब से माने जाएंगे, पहले दिन से। तो पूरे 1500 शेयर शुरू से ही थे, ये मान लिए जाएंगे। 1000 प्लस 1500, 1000 प्लस 500। तो जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, तो पुरानी वाली कंपनी की अर्निंग भी पहले दिन से नई वाली कंपनी की अर्निंग है, और पुरानी वाली कंपनी के नंबर ऑफ शेयर भी नई वाली कंपनी के नंबर ऑफ शेयर पहले दिन से ही है। ठीक है, ये बात कितना हो गया, 2700, अरे बड़ा ज्यादा आ गया। ठीक है, ये है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज तो सौदा है। ठीक है, न तो ये बी लिमिटेड की अर्निंग ए लिमिटेड की है, और ना ही इसके शेयर जब इसके नहीं थे तब है, जब इसके शेयर बने हैं तभी से इनके शेयर भी लिए जाएंगे। अर्निंग कितनी कहलाएगी, बस ए लिमिटेड की अपनी अर्निंग 6 लाख, और जब मर्ज हो गई तो 30 लाख। 5 लाख रुपए की अर्निंग कभी भी इसकी अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अब हो जाएगा। अब यहां पे क्या लगेगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। ए लिमिटेड के 1000 शेयर तो पहले दिन से ही थे, ए लिमिटेड के 1000 शेयर तो पहले दिन से ही थे, तो ये तो 1000 के 1000 हो गए, प्लस 500 शेयर किस दिन आया है ए लिमिटेड के पास, 500 शेयर आया है 1/7/2012 को। तो हम लिखेंगे 500 शेयर इंटू 9/12। कितना हो गया, 2604, 618। तो आई होप इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर रह जाए तब तो समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो मर्जर में तो आपको क्या करना है, सारी की सारी अर्निंग जोड़ देनी है, और जो भी शेयर मर्जर के दिन है वो शेयर किस दिन माने जाएंगे, पहले दिन से। सारी अर्निंग जोड़ दीजिए, और मर्जर वाले दिन वाले जो शेयर्स हैं वो पहले दिन से शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स माने जाएंगे। बस आपको अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में ध्यान देना है। परचेज में कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, पुरानी वाली कंपनी के अर्निंग को कंसीडर नहीं करेंगे, और पुरानी वाली कंपनी के नई वाली कंपनी के शेयर जिस दिन बने हैं बस वहां से कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बात।
So this was the case with amalgamation की amalgamation में EPS की कंप्यूटेशन कैसे होती है.